मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे बेटा आप सभी अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। और हमने जो इस चैप्टर जो हम बात ऊपर देख रहे हैं नेशनलिज्म्स इन यूरोप्स, जो हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर्स आपको दिया था उससे आपने नोट्स बना लिए होंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सेंड किए थे आपको। बेटा क्या करना है, उन क्वेश्चंस की हेल्प से नोट्स बनाने चैप्टर वाइज, जो टॉपिक वाइज, जैसे उस दिन हमने जो भी टॉपिक्स पढ़ाए थे उन टॉपिक वाइज आपको अपनी बुक से नोट्स बनाने। आगे हर लेक्चर में यही करना है, आपको लेसन से अपनी टॉपिक को पढ़ते जाना है और जो यहाँ से मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुने और अपने पेन और रफ नोटबुक और बुक ये आपके पास हो। लेक्चर देखते समय जब आप देखते हैं तो उस समय बुक से उन चीज़ों को नोट करते चलें कि आपको कहाँ से कैसे नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आप नोट्स बनाएं लेसन्स को समझने के बाद लेक्चर से, और उसके बाद लेसन्स को पढ़ करके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इसी चैप्टर को आगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा न्यू कंजर्वेटिज्म। जैसे इसमें हमने कल जाल्वे राइन्स तक पढ़ा था, जो एक कस्टम्स यूनियन है, जो बेटा पर्शिया स्टेट ने इसका फॉर्मेशन किया था। आज हम इसके आगे ले रहे हैं न्यू कंजर्वेटिज्म्स। न्यू कंजर्वेटिज्म्स की बात करें बेटा तो आप जानते हैं कि हमने पढ़ा था लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, किसमें, 9th क्लास में। कंजर्वेटिव्स का होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी जानते हो, जो बेटा ओल्ड जो आइडियाज में क्या रखते हो, बिलीफ्स या विश्वास रखते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव कहते हैं। अब यहाँ कुछ एक नया शब्द जुड़ा है, न्यू मीन्स न्यू, नए रूढ़िवादी। भाई आश्चर्य की तो बात तो है, नए रूढ़िवादी कौन हो सकते हैं, कंजर्वेटिव तो कंजर्वेटिव से होते हैं, लेकिन यहाँ नई रूढ़िवादी व्यवस्था की बात करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बेटा फ्रांस पर नेपोलियंस वहां का क्या था, किंग या डिक्टर था। नेपोलियंस की सेना ने काफी बड़े एरिया पर यूरोप के काफी चेंजमेंट किया। उसी को लेकर के बेटा वाटरलू जो 1850 में ये युद्ध लड़ा गया था, किन किन के बीच, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और बेटा ऑस्ट्रिया। ये 4 देश एक तरफ थे और बेटा नेपोलियंस एक तरफ। और वाटरलू के स्थान पर इनके बीच एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में नेपोलियंस की क्या हुई, हार हुई। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम बात कर रहे हैं कि 1815 में, 1850 में की बात हो रही है। 1850 में वाटरलू का युद्ध हुआ, किन किन के बीच, नेपोलियंस और ब्रिटेन एक तरफ तो नेपोलियंस, दूसरी तरफ ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश। इन 4 देशों ने मिलकर के नेपोलियंस को वाटरलू के युद्ध में क्या किया, हराया। हराने के बाद इन चारों देशों की अगर हम बात करते हैं, कंट्री के जो हेड हैं, द आफ्टर डिफीटिंग नेपोलियंस को हराने के बाद ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया और ऑस्ट्रिया ड्रीव टू द ट्रीटी ऑफ द वियना ऑफ 1850। जैसे ही उन्होंने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियंस को हराया तो बेटा इन चारों देशों के जो हेड हैं वो बेटा वियना में क्या हुए, असेंबल हुए। वियना एक प्लेस, स्थान का नाम है जहां पर वो असेंबल हुए और असेंबल होकर के उन्होंने एक संधि की जिसे कहते हैं वियना ट्रीटी, वियना संधि। इसे वियना कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अब इस संधि में क्या किया उन्होंने अगर हम बात करते हैं संधि का मेन मोटिव क्या था, यहाँ इनको असेंबल होने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मेन मोटिव वाज टू अंडू ऑफ द चेंज इंटेटेड बाय द नेपोलियंस टू रिस्टोर मोनरास। मीन्स जहां भी नेपोलियंस ने यूरोप के जिन क्षेत्रों में जो भी चेंजमेंट किए हैं उनको पहले जैसे ही, जैसे पहले मोनरास राजशाही शासन व्यवस्था थी, उनको पहले जैसी ही व्यवस्था क्या करना, स्थापित करना। नेपोलियंस ने जो भी बदलाव किए थे उन बदलावों को समाप्त करना और जो एज इट इज पहले थे वैसे की वैसी वहां पर शासन व्यवस्था की क्या करना, स्थापना करना। और ऐसे जैसे कि तैसी अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं मोनरास, तो बेटा रूढ़िवादी व्यवस्था तो है ही, क्योंकि अगर हम बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशंस की तो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से 2/16 जो मोनरास गवर्नमेंट की व्यवस्था थी उसको रिवॉल्यूटरीज ने उखाड़ फेंका और वहां पर बेटा कॉन्स्टिट्यूशनली मोनरास की स्थापना हुई। फिर हमने उसमें पढ़ा कि भी किसकी स्थापना हुई, वो एक रिपब्लिक कंट्री बना फ्रांस 1792 में। उसके बाद बेटा यहाँ पर डायरेक्टरी का रूल्स 1794 में लागू हुआ और 1804 में नेपोलियंस वहां का क्या बना, डिक्टर बना। इस प्रकार से नेपोलियंस को हराने के बाद पुनः वहां पर मोनरास की क्या की गई, स्थापना की गई।
तो ये किस विचारधारा में आता है? रूढ़िवादी में, कंजर्वेटिव में, इसलिए इसे कहा जाता है न्यू कंजर्वेटिव। रिस्टोर्स ऑफ द बोर्बो डायनेस्टी इन द फ्रांस। देखिए जहां 1789 की बात कर रहे हैं हम, 1789 की जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी उसमें बोर्बो किंग कौन, लुइस 16 को बेटा गद्दी से हटा दिया गया था। उसी वंश के राजा को पुणे गद्दी पर क्या किया गया? फ्रांस की गद्दी पर रिस्टोर किया गया। इनके द्वारा, इन देशों के द्वारा फ्रांस पर पुणे बोर्बो वंश के राजा की को गद्दी पे बैठाया गया और वहां पर पुणे मोनराज गवर्नमेंट की क्या की गई? स्थापना की गई। उसके बाद क्या किया? नेपोलियन ने जितने भी जो एरिया बेटा जीते थे वो सभी एरिया फ्रांस से वापस ले लिए गए। इसमें दिया गया है द टेरिटरीज ऑफ द एक्वायर्ड बाय द नेपोलियंस टेकन बैक, मींस नेपोलियंस द्वारा जीते गए सभी क्षेत्र नेपोलियन से वापस ले लिए गए, मींस फ्रांस से वापस ले लिए गए। और उनको लेकर के उन्होंने क्या किया बेटा? उन क्षेत्रों को उन्होंने अपने इन, जैसे ब्रिटेन है, प्रूसिया है, या भी हम बात करते हैं रसिया है या ऑस्ट्रिया है, इन सभी को क्या किया? बांट दिया गया। इसके साथ साथ क्या किया गया? जो फ्रांस है उसकी सीमा, उसकी जो बाउंड्री है उसकी चारों तरफ पावरफुल शक्तिशाली नेशंस का क्या किया गया? फॉर्मेशन किया गया। शक्तिशाली राज्यों का निर्माण किया गया ताकि फ्यूचर में, भविष्य में फ्रांस पुणे एक्सपेक्शंस की पॉलिसी को अडॉप्ट न करे और दूसरे क्षेत्रों को जीत न पाए और उनको जीत करके अपने राज्य में न मिला पाए। इसलिए उन्होंने फ्रांस के चारों तरफ हम बात करते हैं पावरफुल स्टेट का निर्माण किया, जिसमें देखिए इसमें प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेक्शंस इन फ्यूचर्स, ताकि भविष्य में फ्रांस अपने किसी भी प्रकार की विस्तारवादी नीति को बढ़ावा न दे सके। इसलिए फ्रांस की सीमाओं पर शक्तिशाली राज्यों का क्या किया गया? फॉर्मेशन किया गया। लेकिन बेटा इन स्टेटों द्वारा नो चेंज इन द जर्मन कॉन्फेडरेशंस। आप जानते हैं कि भी यहाँ पर जर्मन के जो डिफरेंट स्टेट हैं उनको किसने? हिटलर ने जीता था। और उन सभी स्टेटों में 39 स्टेट आते हैं। इन 39 स्टेटों को मिलाकर के हिटलर ने जर्मन कॉन्फेडरेशन का क्या किया गया? फॉर्मेशन किया। इन्होंने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो आपको जब भी जैसे न्यू कंजर्वेटिव्स आता है या वियना टेरिटरी आता है या बेटा वियना कांग्रेस पर पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो आपको इन तीनों टॉपिक्स में इन 5 पॉइंटों पर क्या करना है? डिस्कस करना है। और आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी यहाँ न्यू कंजर्वेटिव्स और वियना टेरिटरी और अगर हम बात करते हैं वियना कांग्रेस, हेडिंग बनानी है और उसके बाद अपनी बुक से इन्हीं पॉइंटों पर आपको क्या करना है? 5 या 6 पॉइंट्स बनाने हैं। अगला जिस टॉपिक आता है बेटा न्यू रिवॉल्यूशनरीज, आपकी बुक में दिख रहा है आपको, यहां से ए न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1850 के बाद आता है द रिवॉल्यूशनरीज। द रिवॉल्यूशनरीज की बात करते हैं बेटा, आप देख रहे हैं यहाँ पर 1815 में जो 1850 में वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियंस की हार हुई और बेटा पुणे कंजर्वेटिव व्यवस्था मींस राजशाही शासन व्यवस्था की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। राजशाही शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो राष्ट्रवादी थे, वो सभी अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि बेटा राजशाही शासन व्यवस्था इन क्रांतिकारियों के या राष्ट्रवादियों की क्या थी? विरोधी थी। पहले जो क्रांतिकारी थे या रिवॉल्यूशनरीज थे उनका मेन मोटो क्या था? बेटा एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन भी करना और वहां पर एक रिपब्लिक कंट्री की स्थापना करना। लेकिन जैसे ही न्यू कंजर्वेटिव्स की स्थापना हुई तो बेटा इनका एम्स चेंज हो गया। उनका मुख्य उद्देश्य क्या रह गया? सिर्फ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और जो यूरोप के जो समाज स्टेट आपस में डचीज, कैंटिनो और किंगडम्स में डिवाइड्स हैं उनको फॉर्मेशंस करके एक लार्ज और नेशंस का क्या करना? फॉर्मेशंस करना। इनका सिर्फ मेन एम ये बच गया, इनका नेशनलिस्ट राष्ट्रवादियों का, कि राष्ट्र का एकीकरण किस प्रकार से किया जाए। उसके लिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया और सीक्रेट सोसाइटी के माध्यम से अपने विचारों को क्या विस्तार करने का निश्चय किया। मींस जहां पहले रिवॉल्यूशनरीज होते थे या नेशनलिस्ट होते थे 1850 से पहले, वो बेटा सरेआम हम कह सकते हैं या खुले अपने विचारों का क्या करते थे? आदान प्रदान करते थे और बेटा अपने एक ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशंस का संचालन करते थे और शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करते थे। लेकिन कंजर्वेटिव्स की स्थापना होने के बाद
इन लोगों ने अपने सीक्रेट सोसाइटी बनाई और सीक्रेट सोसाइटी के माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को बढ़ाने का क्या निश्चय किया और राष्ट्रवाद के विचारों को बढ़ाने का निश्चय किया। उन्हीं में से एक फेमस है बेटा इसी टॉपिक में। इसको करने के बाद आपके पास इसमें अगला आता है, देखिए इसमें इसका जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में इटालियंस रिवोलेंट्रीज जेस्पी मेज़िनी। इटालियंस रिवोलेंट्रीज जेस्पी मेज़िनी का आप अलग से हेडिंग पॉइंट बनाएंगे और इसके बारे में आप लिखेंगे कि जेस्पी मेज़िनी कौन थे। जेस्पी मेज़िनी बेटा इटली के रिवोलेंट्रीज थे, इटली के क्रांतिकारी थे। उनका जन्म कहां हुआ बेटा, जिनेवा में हुआ और कब हुआ 1807 में। बेटा वो उन्होंने छोटी सी आयु में ही वो एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने और वो कौन सी थी बेटा, कार्बोनारी सीक्रेट सोसाइटी के क्या बने, वो मेंबर बने। कौन, जेस्पी मेज़िनी। जब उनकी एज 24 इयर्स थी बेटा उसी समय उन्होंने लिगोरिया एक प्लेस है जर्मन में, वहां पर रिवोल्यूशंस में क्या किया, पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। मात्र 24 वर्ष की आयु में उन्होंने क्रांति में भाग लिया, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया और देश से निकाल दिया गया। कब बेटा, 1831 में ही। देश से निकालने के बाद उन्होंने बेटा 2 सीक्रेट सोसाइटी या 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी का क्या किया, फॉर्मेशन किया। कौन कौन सी बेटा, इन्होंने यंग इटली मार्सिले मींस यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। किसने, जेस्पी मेज़िनी ने। कहां पर किया, मार्सिले एक प्लेस का नाम है। यंग यूरोप दूसरी उसकी सीक्रेट सोसाइटी थी और उसका निर्माण उसने कहां किया, बर्न में। तो इस प्रकार से जेस्पी मेज़िनी का मानना था कि भी कोई भी स्टेट है वो स्मॉल स्टेट में डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नेचर प्रकृति द्वारा या भगवान द्वारा बनाई गई क्या है, एक यूनिट से। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वियना संधि के जो हेड थे, चांसलर थे, वो कौन थे बेटा, उसमें हम बात करते हैं ड्यू मेटरनिक थे। ड्यू मेटरनिक ने कहा था कि जेस्पी मेज़िनी क्या कौन है, उन्होंने कहा था मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। देखिए आपकी बुक की जो इसी जो मैंने जेस्पी मेज़िनी के बारे में हम पढ़ रहे थे उसकी लास्ट लाइंस में है। ये शब्द किसने कहे, आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये किसने कहे, मेटरनिक ने कहे, जो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे बेटा ये। और इन्होंने वियना जो टेरिटरी थी उनके क्या थे, ये हेड थे। इन्होंने कहा कि जेस्पी मेज़िनी है वो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये अपने समय में जेस्पी मेज़िनी कितने फेमस रिवोलेंट्रीज थे। फिर आपका टॉपिक बेटा बुक में आता है द एज ऑफ द रिवोल्यूशंस 1830 एंड 1848। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार हम पुनः फ्रेंच रिवोल्यूशंस में लेके जाते हैं। तो आपने देखा होगा, आप आश्चर्य करेंगे बेटा, हमने पढ़ना शुरू किया फ्रेंच रिवोल्यूशंस के बारे में कि फ्रेंच रिवोल्यूशंस कब हुई, 1789 में, जब वहां पर एक बुर्बो किंग लुइस 16 का क्या था, राज। 1791 में बुर्बो किंग लुइस 16 पर बेटा वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स किया गया और उसके अकॉर्डिंग उनको रूल करने के लिए क्या किया गया, एग्री किया गया। इस वजह से 1791 में फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनली मोनराज गवर्नमेंट की क्या हुई, फ्रांस में स्थापना हुई। फिर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वहां पर बेटा जो ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे, उनमें से जैकोबिन क्लब के जो हेड थे बेटा कौन, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उनके नेतृत्व में रिवोल्यूशंस हुई और 1792 में बेटा फ्रांस क्या बना, एक रिपब्लिक कंट्री बना। और हम बात करते हैं इसके जो हेड थे जैकोबिन क्लब के, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, वो वहां के क्या बने, रूलर बने। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा कि रोबेस्पियर को जब गिलोटिन्स पर लटका दिया गया तो उसके बाद वहां पर किसका बेटा, डायरेक्टरी रूल्स इंप्लीमेंट हुआ। डायरेक्टरी रूल इतना इफेक्टिव नहीं रहा, इस वजह से 1804 में नेपोलियन वहां का क्या बना, डिक्टेटर बना। 1804 के बाद 1815 में वहां पर पुनः नेपोलियन की हार हुई वाटरलू के युद्ध में और वहां पर पुनः हमने पढ़ा बुर्बो वंश के राजा को क्या किया गया, गद्दी पर बैठाया गया। मींस पुनः यहाँ पर मोनराज गवर्नमेंट की स्थापना हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर जो आगे पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें देखेंगे आप, इस टॉपिक में जब आप पढ़ेंगे द एज ऑफ द रिवोल्यूशंस में, तो फ्रांस में पुनः रिवोल्यूशंस हुई। कब हुई, जुलाई 1830 में।
और इस रिवॉल्यूशन में जिस बुर्बो किंग को रिस्टोर किया गया था फ्रांस की गद्दी पर, उनको गद्दी से हटा करके और वहां पर पुनः कॉन्स्टिट्यूशनली मोनरास गवर्नमेंट की क्या की गई, स्थापना की गई। मीन्स जहां 1791 में फ्रांस क्या बना था, कॉन्स्टिट्यूशनली मोनरास गवर्नमेंट बनी थी, वहां 1830 में भी पुणे फ्रांस में क्या बनी, कॉन्स्टिट्यूशनली मोनरास गवर्नमेंट की स्थापना हुई। तो आपका इसी में देखेंगे जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें ये बातें दी गई हैं। जैसे ही ये रिवॉल्यूशन हुई तो ड्यू मेटरनिक ने एक स्टेटमेंट फिर कही। क्या कही इसमें देखिए आप, व्हेन फ्रांस सीज द मेटरनिक्स वंस रिमार्क्स द रीसेट ऑफ द यूरोप स्कॉच कोल्ड्स। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। वैसे भी आजकल तो कोरोना एक जो बीमारी हो फैली हुई है, उसमें भी इसी तरह के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर अलग बात है बेटा, जो मेटरनिक का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा व्हेन फ्रांस सीज रेस्ट यूरोप स्कॉच कोल्ड्स, मीन्स जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि, इसका अर्थ ये है कि जब भी फ्रांस में कोई भी घटना घटती है तो उस घटना का बाकी यूरोप पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। बाकी यूरोपियन जो स्टेट हैं उनमें भी उनका प्रभाव देखने को मिलता है और वहां भी लोग क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। इस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट कही। इसी में बेटा आपका आता है, देखिए इससे अगला जो पैराग्राफ थर्ड है, ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें भी आपको अलग से हेडिंग बनानी है, ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर। और जो मैं यहाँ पर जो आपके पॉइंट्स जो साफ दिख रहे हैं, 5 पॉइंट्स, यही आपको पॉइंट्स बनाने हैं अपनी बुक से। सबसे पहले तो आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर स्टार्ट कब हुई। तो बेटा ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर है जो यूनान एक देश है, उसमें स्वतंत्रता जो युद्ध है उसकी शुरुआत कब हुई, 1821 में की। उस समय ग्रीक मीन्स यूनान है वो किसका पार्ट था, उस समय जो ग्रीक है वो ओटोमन एम्पायर का क्या था, पार्ट्स। ओटोमन एम्पायर एक साम्राज्य था बहुत बड़ा और उसके अधीन था ग्रीक। यहाँ बेटा जो नेशनलिज्म जो फीलिंग, राष्ट्रवाद के विचारों को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के अंदर यूनिटी क्रिएट करने के लिए, कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए जो मेन रोल्स रहा वो किनका रहा, आर्टिस्ट और पोइट्स का रहा। ग्रीक में जो नेशनलिज्म फीलिंग को बढ़ाने के लिए जिनका जो मेन रोल था वो किनका, आर्टिस्ट और पोइट्स का रहा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आप बेटा पाएंगे कि जो लॉर्ड वायरस हैं वो एक इंग्लिश क्या थे, पोइट्स थे, जिन्होंने बेटा फंड कलेक्ट किया वॉर के लिए, फंड कलेक्ट किया और साथ में बेटा वो युद्ध करने के लिए कहा गए, युद्ध के मौके पर भी गए। लेकिन हम बात करते हैं कि इसमें फीवर की वजह से 1824 में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। डेथ होने के साथ साथ बेटा यहाँ पर जो ट्रीटी ऑफ द काउंसिल ऑफ जो 1832 में हुई, इस संधि के अकॉर्डिंग बेटा ग्रीक को एक इंडिपेंडेंस, हम बात करते हैं स्टेट का क्या मिला, दर्जा मिला। तो ग्रीक इंडिपेंडेंस कंट्री कब बना, 1832 में बना। और कौन सी संधि, ट्रीटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इस प्रकार से ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर्स भी आपके लिए एक मोस्ट टॉपिक है। उसके बाद हम बात करते हैं रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड द नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड द नेशनल फीलिंग की बात करें बेटा तो इसमें आप पाएंगे कि जो हमारे जो हम देखते हैं कि यूरोप में जो नेशनलिज्म फीलिंग जो क्रिएट की जा रही थी या इंक्रीज हो रही थी, उसमें हमारी रूहानीवाद मीन्स हमारे जो आंतरिक जो हमारी जो कल्चर है, लैंग्वेज है, आर्ट्स है, पोइट्स है, इनके माध्यम से भी इस प्रकार की विचारधारा को बढ़ाने में हेल्प करेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट और पोएट्री या स्टोरी या म्यूजिक का इस प्रकार से मेन रोल्स रहा। ये हम बात करते हैं इमोशनल्स एंड लैंग्वेज का इस प्रकार से मेन रोल रहा। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हमें इस पर क्या बनाना है, क्वेश्चंस बनाना है। जैसे हमने पढ़ा लैंग्वेज, तो लैंग्वेज की बात करते हैं तो बेटा जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए क्या किया, जो लोकल्स लैंग्वेज है उनके स्थान पर फ्रेंच लैंग्वेज को क्या किया बेटा, उन्होंने नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया ताकि लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हो और नेशनलिज्म के विचार क्या हो, बढ़े। इसी प्रकार से आर्ट की बात करते हैं
जितने भी यूरोपियन आर्टिस्ट थे वो किसी भी नेशंस को एक फीमेल फिगर के रूप में क्या कर रहे थे, शो कर रहे थे, ताकि लोगों के अंदर क्या हो, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हो। इसी प्रकार से पोइट्स की बात करते हैं तो हमने अभी अभी पढ़ी ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर्स, इसमें पोइट्स और आर्टिस्ट का मेन रोल रहा किसका, नेशनलिज्म फीलिंग को क्रिएट करने में। साथ में इसी प्रकार से स्टोरी या बेटा हम बात करते हैं म्यूजिक, इनके माध्यम से भी राष्ट्रवाद को बढ़ाने में इनका भी क्या रहा, मेन रोल रहा। कल्चर्स की बात करते हैं तो संस्कृति बेटा एक मुख्य कारण है जिससे हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट होती है। जब हम सभी की कल्चर्स एक जैसी है तो हम डिफरेंट स्टेट में क्यों डिवाइड्स हैं। तो इस प्रकार से कल्चर्स ने भी यूरोप में नेशनलिज्म फीलिंग को क्रिएट करने में मेन रोल्स अदा किया। तो बेटा आज आपके जो टॉपिक्स हुए हैं उनमें से न्यू कंजर्वेटिव्स पर नोट्स बनाने हैं आपको, उसके बाद द रिवोल्यूशनरीज पर नोट्स बनाने हैं, पर नोट्स बनाने हैं, द एज ऑफ द रिवोल्यूशंस, फिर ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर्स और बेटा रोमांटिक इमेजिनेशंस, इन सभी टॉपिक्स पर नोट्स बनाने हैं। और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो बेटा वो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकता है। धन्यवाद।